So in the last class we discussed about supermarket, hypermarket, specialty store, convenience store, right? So what is hypermarket? What are the advantages and disadvantages of hypermarket करवा दिया था मैंने, ठीक है. Now the next point लिखिए, नेक्स्ट में लिखिए व्हाट इज कंपैरिजन बिटवीन सुपरमार्केट एंड हाइपरमार्केट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाइपरमार्केट और सुपरमार्केट में क्या क्या डिफरेंस है, कंपैरेटिव एनालिसिस हम देखेंगे कि हाइपरमार्केट और सुपरमार्केट. एक सुपरमार्केट में ज्यादातर क्या आइटम्स मिलते हैं, आपके फूड मटेरियल्स. क्या मिलेंगे सुपरमार्केट में? फूड मटेरियल. सो बेसिकली ये लार्ज सेल्फ सर्विस स्टोर है जहां पर वेरियस काइंड्स ऑफ फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स कस्टमर को क्या किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट. और सुपरमार्केट में हर चीज, जो भी चीजें होंगी उसमें आपका नंबर्स, लेबल्स, जैसे फ्रूट्स में भी आपके नंबर्स और स्टिकर्स लगे रहेंगे. आपने देखा होगा, ये जो नोटिस किया होगा, ठीक है. लेकिन जो आपका हाइपर मार्केट होता है, हाइपर मार्केट में क्या होगा कि हाइपर मार्केट में आपके सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर, यानी कि यहाँ पर सिर्फ फूड मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि ये एक स्टेप ज्यादा है सुपरमार्केट से. यहाँ पर आपके नॉर्मल भी बाकी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे, लगेज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, क्लोथ्स, ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द हाइपर मार्केट. तो हाइपर मार्केट तो पहले बताया, डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है. तो यहाँ हाइपर मार्केट इज गोइंग टू ऑफर वेराइटीज ऑफ गुड. ये एक नैरो कंसेप्ट में नहीं चलेगा, यहाँ वेराइटीज होंगे अवेलेबल. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, और हाइपर मार्केट ऑलवेज वर्क्स विद, बोल सकते हैं कि हाई वॉल्यूम. इनके पास लो मार्जिन रहेगा, हाई वॉल्यूम रहेगा, डिस्काउंटेड रहेगा, हमेशा डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा इसमें आपके. यस रोशन, का जो सुपरमार्केट है ये एक तरीके का लार्ज स्केल ग्रोसरी आइटम होता है, और ये आपके फ्रूट, वेजिटेबल्स और बाकी टाइप के भी फूड्स मटेरियल रखता है. डेयरी प्रोडक्ट्स रहेगा, बिवरेजेस भी रहेगा, जैसे टी, कॉफी, सब कुछ यहाँ अवेलेबल मिलेगा, खाने पीने की चीजें, और ये सब कुछ एक सिंगल रूफ में मिलेगा. वही सेम चीज हाइपर मार्केट में भी है. आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है, वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स रहेगा कंपैरेटिवली टू सुपरमार्केट. इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, क्लोथ्स, अदर अप्लायंसेस सब कुछ अवेलेबल रहेंगे. तो फर्स्ट मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस. क्लियर होगी बात? सेकेंड डिफरेंस होगा साइज के बेसिस पे. साइज, अगर हम इसके स्टोर की साइज की बात करें, ठीक है, तो साइज की अगर हम बात करें तो सुपर मार्केट जो है वो आपके लार्ज एरियाज में रहेंगे, ठीक है, सारी की सारी वैरायटी सिंगल रूफ में रहेगी. लेकिन कंपैरेटिवली हाइपर मार्केट जो है वो सुपर मार्केट से साइज में ज्यादा बड़ा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिकली दे आर सेलिंग सो मेनी गुड्स. तो वो सारे गुड्स के लिए आपको उतना ही ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्पेस भी चाहिए. तो कंपैरेटिवली टू हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स आर बेसिकली स्मॉल. दे हैव, बोल सकते हैं छोटा, बेसिकली वो उनका फॉर्मेट होता है. साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा कंपैरेटिवली टू हाइपर मार्केट. क्लियर होगी बात? समझ में आया? कम एरिया में भी हम सुपर मार्केट को ओपन कर सकते हैं, स्मॉल एरिया में भी, नॉट एज सच स्मॉल लाइक ट्रेडिशनल स्टोर, बट कंपैरेटिवली टू हाइपर मार्केट हम स्मॉल स्टोर में भी आपका सुपर मार्केट शुरू कर सकते हैं. बट हाइपर मार्केट के लिए वी नीड स्पेशियस प्लेस, राइट? आई बात समझ में? सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है. और एक चीज और कि ज्यादातर जो हाइपर मार्केट है वो डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने रहेंगे, लेकिन बस यही है कि ये सुपर मार्केट को भी इंक्लूड करता है, इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर ना कहला के हाइपर मार्केट कहलाता है, ठीक है. तो यहाँ डिपार्टमेंट वाइज रहेगा, इसी वजह से भी हमें क्या चाहिए, स्पेशियस जगह, बहुत ज्यादा स्पेस वाला होना चाहिए, ठीक है. क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड. वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड के बेसिस में अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड के बेसिस पे देखें, तो सुपर मार्केट में वो ऐसा नहीं कि हाइपर मार्केट में वो सारी चीजें नहीं होंगी, ऑब्वियसली वो इंक्लूड ही करेगा. हाइपर मार्केट में ज्यादा वेराइटीज है, उसमें कम वेराइटीज है. सुपर मार्केट जो है आपका, उसमें डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. लेकिन हाइपर मार्केट एक शॉपिंग मार्केट की तरह है, जहां पर लोग प्री प्लान करके शॉपिंग करने आएंगे. आई बात समझ में? डे टू डे प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन सुपर मार्केट में आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो, क्योंकि एक तो वो लोकेशन कहाँ रहेगा, आसपास की लोकेलिटीज में होता है, कॉलोनीज में होता है, क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो हमारी डेली नीड है, डेली खरीदना है उसे. तो बेसिकली जो आपका सुपर मार्केट है उसको हम रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर बिकॉज दे आर सेलिंग द कन्वीनियंस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. हाइपर मार्केट में कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, लेकिन ज्यादातर हाइपर मार्केट जो होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, आपके मार्केट एरिया में. तो हम रेगुलर विजिट वहां नहीं कर सकते. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड में बस एक में लिखना मास, लार्ज वेराइटी, लेस वेराइटी, बस। अगर हम स्टोर अपीयरेंस की बात करें, स्टोर अपीयरेंस का मतलब उसका लुक की बात करें कि कैसा देखने में लगता है ये दोनों स्टोर, सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट। तो सुपरमार्केट का ज्यादातर अट्रैक्टिव इंटीरियर डेकोर होता है। इंटीरियर डेकोर मतलब कि आपके स्टोर के अंदर में जो डेकोरेशन है, जो इंटीरियर है, वो ज्यादा बेटर होता है किसका, सुपर मार्केट का, ठीक है। लेकिन हाइपर मार्केट इज नॉट ओनली वर्किंग फॉर द इंटीरियर बट दे आर बेसिकली ऑल्सो, वो बाहर के भी फॉर्मेट पे बहुत काम करता है, बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्मेट बनाएगा। जैसे बिग बाजार देख लो, दूर से ही नजर आएगा आपको बिग बाजार, हाँ, और ज्यादा स्पेशियस होता है। लेकिन सुपरमार्केट यूजुअली हैव एन अट्रैक्टिव इंटीरियर डेकोर, इंटीरियर डेकोर, इंटीरियर डेकोर, ठीक है। लेकिन वही अगर हम आपके हाइपर मार्केट को देख ले तो मार्केट कम वेयर हाउस के जितना बड़ा ज्यादा दिखता है वो, तो बेसिकली बहुत बड़ा साइज में होता है ना, तो बाहर से भी वो विजिबल होना चाहिए, इसीलिए उसमें हम बाहर एक्सटीरियर और इंटीरियर डेकोर दोनों पे काम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हाइपर मार्केट वर्क्स ऑन बोथ टाइप ऑफ डेकोर, इसमें होना चाहिए, मतलब लुक फॉर्मेट जो इनका होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि दूर से ही विजिबल हो, ठीक है। तो क्या आपका समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया कि दे आर वर्किंग इन इंटीरियर एंड दे आर वर्किंग इन बोथ इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर। लोकेशन तो मैंने खैर पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी सुन लो, ज्यादातर जो सुपरमार्केट्स होता है वो आपके कस्टमर रीच और लोकेलिटीज वाले एरियाज में, जहां पर ज्यादातर लोग रहते हैं, जैसे बोरिंग रोड बहुत सारे लोग रहते हैं, गोला रोड बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, जहां पर आपको मास कस्टमर्स जो है वो एक जगह पे ज्यादा दिखेंगे, ज्यादा मिलेंगे, उस जगह पे सुपरमार्केट बेटर ऑप्शन है, ठीक है। सो सुपरमार्केट हमेशा लोकेलिटीज में रहेगा और वैसे एरियाज में रहेगा जो बहुत ही क्राउडेड एरिया है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे जगह पे बहुत एरिया पूरा खाली है और 1 2 3 4 घर बना, वैसे एरियाज में कभी भी सुपरमार्केट ओपन नहीं होगा क्योंकि कस्टमर्स तो है ही नहीं, है ना। तो लोकेशन इनका ऐसा रहेगा जहां पर से ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इन तक पहुंच पाए, रीच कर पाए, पहुंच पाए। समझ में आई बात यहां तक। हाइपर मार्केट के लिए ज्यादातर बड़े एरियाज चाहिए क्योंकि इनके पास पार्किंग स्पेस भी होना चाहिए, ठीक है, लार्ज एरिया भी होना चाहिए। सुपर मार्केट में पार्किंग स्पेस हो जरूरी नहीं है, लेकिन हाइपर मार्केट में पार्किंग स्पेस जरूर होनी चाहिए क्योंकि वो एक शॉपिंग मार्केट है। सुपर मार्केट से आप जो भी सामान खरीदोगे उसके लिए आप कार से नहीं भी जाओगे, आसपास होगा तो आप आराम से जा सकते हो, लेकिन जो आपका हाइपर मार्केट है कई बार उसमें दूर दूर से लोग शॉपिंग करने आते हैं बाय देयर ओन व्हीकल, पार्किंग स्पेस बहुत मैटर करता है उनके लिए, ठीक है। सो हाइपर मार्केट्स बहुत बार लार्ज एरिया में ओपन होता है, तो वो कई बार आउटस्कर्ट में होता है और पार्किंग स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो लोकेशन में अगर वही स्पेशियस जगह नहीं मिला तो आउटस्कर्ट में जाके ओपन कर लेते हैं वो, और वैसे आउटस्कर्ट एरियाज में अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो पार्किंग ऑलवेज दैट इज रिक्वायर्ड। तो वी कैन से कि द आइडियल लोकेशन ऑफ द सुपर मार्केट, अगर हम आइडियल लोकेशन की बात करें सुपर मार्केट की, तो इट इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी एंड द लोकेलिटीज। लिखिए, द आइडियल लोकेशन फॉर सुपर मार्केट्स, आइडियल लोकेशन फॉर सुपर मार्केट इज एट द सेंटर ऑफ अ सिटी, सेंटर ऑफ अ सिटी और लोकेलिटीज, कॉलोनीज, लोकेलिटीज और कॉलोनीज, कॉलोनी पे समझ में आई बात, कॉलोनी जो रहते हैं लोग, कॉलोनीज, हाँ, so that it can be reached by, so that it can be reached by maximum number of customers, maximum number of customers, ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए, ठीक है। वही इन कॉन्ट्रास्ट बात किया जाए तो लिखिए, हाइपर मार्केट्स रिक्वायर a large area, ठीक है, large area and a huge parking space, so they are situated in semi urban और आउटस्कर्ट एरियाज, सेमी अर्बन और आउटस्कर्ट एरियाज। सेमी अर्बन समझते हो, जो बेसिकली टाउन जिसको हम कहते हैं,
जैसे कि छोटा मोटा शहर के आसपास का जो एरिया, जैसे अगर पटना की बात करें, पटना के आसपास क्या है, बीटा है, दानापुर है, तो ये सारी जो जगह पे आपकी आएंगी ये आपकी सेमी अर्बन में आएगी एरियाज, जहां पर आप ज्यादातर क्या ओपन कर सकते हो, हाइपर मार्केट, क्योंकि ये एरिया अभी पूरी तरीके से क्राउड ही नहीं हो पाया, क्राउड नहीं है यहाँ पर। तो जब क्राउड नहीं तो आपको स्पेस इजिली अवेलेबल है। सुपर मार्केट के एरिया ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको लोकेलिटीज़ में ओपन कीजिए, मेन सिटी में ओपन कीजिए। आपने इसलिए देखा होगा कि बिग बाजार का ऐसे, खैर ये तो यहाँ पर अच्छे एरिया में है ओपन, जगदेव पथ में, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह पे बिग बाजार ओपन है जहाँ पर उतना सेल भी नहीं है, बट स्टिल दैट इज देयर, है ना। सेमी अर्बन एरियाज में भी अवेलेबल है बिग बाजार। तो ये भी एक रीजन था कि जो उन्होंने स्ट्रैटेजिकली एक्सपेंशन का काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया, फ्यूचर ग्रुप ही डिक्लाइन हो गया। हाँ, देयर इज अ शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो चाहो तो, दैट इज टोटली आपके पास ऑप्शन रहता है, ऑप्शनल होता है ये केस। लेकिन अगर आपका जो टर्न ओवर होता है जैसे 20 लाख रुपए से ऊपर है, तो बाकी ऑब्वियसली जितने भी बिग बाजार और बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं इनके तो ऑब्वियसली 20 लाख से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जीएसटी तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर तो लेना पड़ेगा, तो वो तभी लोगे जब आपका लाइसेंस्ड होगा स्टोर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर लाइसेंस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना वो ज़्यादातर रजिस्टर्ड होते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो बेसिकली सुपर मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरेट करना प्रॉफिट, लेकिन हाइपर मार्केट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कस्टमर्स को रिटेन करना और कस्टमर को लोअर कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। सुपर मार्केट का मेन एम है कस्टमर्स को कन्वीनियंस देना और प्रॉफिट अर्न करना, मतलब उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देना। लो कॉस्ट की बात नहीं हो रही सुपर मार्केट में, लेकिन आपका जो हाइपर मार्केट है उसका मेन काम है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को डिस्काउंट और लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। कस्टमर लॉयल्टी पे काम करते हैं हाइपर मार्केट्स, और ये किस चीज़ पे काम करते हैं, कन्वीनियंस, कस्टमर को जल्दी से जल्दी इजीली जो घरेलू और जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करना। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट लिखिए स्पेशलिटी स्टोर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये भी करवाया था ना लास्ट क्लास में, ठीक है, सब में लिखवाया था ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेशलिटी स्टोर। अच्छा, कई बार स्पेशलिटी स्टोर को ना कैटेगरी किलर भी कहते हैं, ठीक है। और स्पेशलिटी स्टोर में क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा कि ये दो ही चीज़ों से स्पेशलिटी स्टोर कहलाता है, या तो उसका जो प्रोडक्ट ब्रांड है वो सेम हो, यानी कि जैसे मैंने बाटा का एग्जांपल दिया था कि सेम ही ब्रांड होगा, या तो वो सेम टाइप के प्रोडक्ट को सेल करता हो, ये भी आपके स्पेशलिटी स्टोर में ही आएगा। सेम टाइप के प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे पैंटलून्स है उसमें आपके मल्टीपल पैंटलून्स हैं, उसमें आपके मल्टीपल क्या मिलते हैं, टाइप ऑफ क्लोथ्स मिलते हैं, क्लोथ्स मिलेंगे, अलग अलग ब्रांड के मिलेंगे, लेकिन वो सेल तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, वो क्या है, क्लोथ्स। ट्रू, सो दैट आल्सो कम्स अंडर द स्पेशलिटी स्टोर। क्रोमा, दैट कम्स अंडर द स्पेशलिटी स्टोर। आदित्य विजन, दैट कम्स अंडर द स्पेशलिटी स्टोर, दैट दे आर सेलिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स ओनली, ठीक है। बाटा, श्रीलेदर, ये सारे के सारे आपके स्पेशलिटी स्टोर में आएंगे। डब्लू, ऑरेलिया, या तो एक सिंगल ब्रांड के नाम के अंडर में वो एक प्रोडक्ट को सेल करे, एक टाइप के प्रोडक्ट को सेल करे, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर स्पेशलिटी स्टोर में आएगा, डब्लू स्पेशलिटी स्टोर में आएगा, एडिडास स्पेशलिटी स्टोर में आएगा। या तो एक ब्रांड के अंडर में सेल करे या एक ही टाइप के प्रोडक्ट को सेल करे। क्लियर हो गई बात? ये कंफ्यूजन लास्ट क्लास में अगर किसी को भी था तो मैंने बता दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। यस रोशन, स्पेशलिटी, चेन स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, दे कैन बी द अदर स्टोर एज वेल। ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक टाइप के स्टोर है तो सिर्फ एक ही टाइप के रह सकते हैं। जो मैकडी वगैरह जो है, दैट कम्स अंडर द स्पेशलिटी स्टोर बिकॉज दे आर सेलिंग द फूड प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है। दे आर सेलिंग अंडर अ सिंगल ब्रांड एंड दैट इज मैकडी, सो दैट इज स्पेशलिटी स्टोर। And even their location, there are multiple location of that brand, so that comes under the chain store as well, ठीक है। आई बात समझ में? कुछ फ्रेंचाइजी भी होते हैं, फ्रेंचाइजी स्टोर, ये चेन, आपका मैकडी चेन स्टोर भी है, फ्रेंचाइजी भी है, साथ साथ स्पेशलिटी स्टोर भी है। इसलिए कंफ्यूजन मत रखिएगा कि कोई अगर एक स्टोर है एक टाइप का तो बस एक ही टाइप में वो रहेगा, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में बेटा?
पैंटालून्स भी तो चेन स्टोर है, मल्टीपल मैम जगह पे डिफरेंस होता क्या है। हुआ मैम चेन स्टोर और स्पेशलिटी में? चेन स्टोर को लोकेलिटी के हिसाब से हम लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो एक मैम एक वैसे तो बाटा का भी शोरूम बहुत जगह है मैम। एग्जैक्टली वो भी तो फिर स्पेशलिटी वो भी स्टोर भी, चेन में हो गया फिर। स्टोर भी है बिल्कुल। वो भी स्पेशलिटी स्टोर है, वो भी चेन स्टोर है। आदित्य विजन भी स्पेशलिटी स्टोर है, चेन स्टोर है। स्पेशलिटी स्टोर हम प्रोडक्ट कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशलिटी स्टोर का मतलब है कि हम प्रोडक्ट कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं और हम कौन से ब्रांड के अंडर में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशलिटी स्टोर। ये हम इसके लिए हमने दो कंडीशंस लगाया। चेन स्टोर में क्या कंडीशन है कि वो कहां कहां पे प्रेजेंट है। और चेन स्टोर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका फूड ही का होगा, मेडिसिन वाले भी होते हैं। अभी आप देख लो, आपका ड्रग पॉइंट है मेडिकाना, दीज आर द चेन स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर एज वेल, बिकॉज मल्टीपल जगह पे ये ओपन है ना। सो आपका यहाँ पर सिर्फ चेन स्टोर को हम लेते हैं लोकेशन के हिसाब से कंडीशंस लगाते हैं, स्पेशलिटी स्टोर को हम ब्रांड और प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं कि हम क्या चीज में डील कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि चेन स्टोर आपका सिर्फ ब्रांडेड कंपनीज हो सकती हैं। जैसे मान लो कि आज मैंने एक स्टोर ओपन किया, ठीक है, मान लो मैंने एक जनरल स्टोर ओपन किया और फिर मैंने मल्टीपल उसी वैसा ही सेम स्टोर, मान लीजिए किराना स्टोर है, मैंने 4-5 जगह पे ओपन कर दिया, तो वो भी चेन स्टोर में आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। सो चेन स्टोर कम्स अंडर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। आई बात समझ में। रोशन रोशन यस समझ में मैम। आया। So first advantage of specialty store is specialization and expertise. Specialization and expertise. Advantages लिखवा रही हूँ, specialization and expertise. एक्सपर्टीज यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि जो भी प्रोडक्ट सेल होगा, जैसे तुम लोग कभी क्रोमा जाओ, आदित्य विजन जाओ, जाते ही हो गया आई थिंक। आदित्य क्रोमा इज नॉट इन पटना, आदित्य विजन इज हियर राइट। कभी आप जाना, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है तो यू विल, दे आर गोइंग टू एलैबोरेट इन दैट वे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सही बात है। तो ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज दे हैव नॉलेज अबाउट द टेक्नोलॉजी राइट। तो यहाँ पर जो आपके स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं उसमें आपके क्या होते हैं, वो फोकस करते हैं सिंगल टाइप प्रोडक्ट लाइन में, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइन में वो फोकस करते हैं। और इनके जो ओनर्स और जो एम्प्लॉयज जो भी होते हैं उनको उस प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। ठीक है, अब जैसे कि स्पेशलिटी स्टोर आपके वो भी स्टोर हो सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ मिलते हैं म्यूजिक के, वो भी आपका स्पेशलिटी स्टोर है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक टाइप का ही प्रोडक्ट लाइन मिल रहा है, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर म्यूजिक राइट। सो वहां पर आपका क्या हो सकता है कि इनको, अब मुझे मान लो कि हारमोनियम परचेज करना है, तो वो पर्सन जो दिखाएगा मुझे, वो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएगा कि इससे कैसे वॉइस आ रही है, कैसा आवाज आ रहा है इससे। तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी, कैसे मुझे ये बात समझ आएगी, वो अपना नॉलेज मुझसे शेयर करेंगे कि मैम अगर आप ये लोगे तो इसकी आवाज ऐसी आएगी, इसका साउंड ये है, इसकी क्वालिटी ऐसी है। तो ये एक्सपर्टीज तभी पॉसिबल है जब वो पर्सन जो है या तो उस सेक्टर में उसने पहले जॉब किया हो या उसने वो म्यूजिक सीखा हुआ हो। ट्रू। तो ये फायदा हमें स्पेशलिटी स्टोर में होगा। स्पेशलिटी स्टोर में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ओनर एम्प्लॉयज होंगे, दे हैव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट वॉट एवर दे आर सेलिंग और ऑफरिंग। ठीक है, इनके पास गुड्स बहुत ही नैरो रहेंगे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, हाइपर मार्केट की तरह इनके पास मल्टीपल वैरायटीज नहीं होगी। ये सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइन में काम करेंगे लेकिन नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, और स्पेशलिटी स्टोर में एक चीज हमेशा रखिएगा कि डेमोन्स्ट्रेशन का काम बहुत ज्यादा होता है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम प्रेजेंट कर पाए, दिखा पाए। तो इस टाइप के स्टोर में हमेशा आप देखिएगा कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये लैपटॉप बाहर निकाल के रखेंगे, मोबाइल बाहर रहेगा, आप इजीली छू सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, फीचर्स जान सकते हो। और उसके बगल में कई बार आपके हैंडबुक्स भी रहते हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, है ना। सो दे आर वर्किंग ऑन द बेसिकली कस्टमर्स कन्वीनियंस, कस्टमर को बेसिकली कस्टमर डिसोनेंस वाले सिचुएशन में ना जाए, कंफ्यूज ना रहे, उस पर भी ये काम करते हैं। और साथ साथ में वो अपना नॉलेज भी आपको शेयर करेंगे और अपने तरफ से भी आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप परचेज करें। तो ये पहला बेनिफिट क्लियर हो गया। फर्स्ट बेनिफिट इज बेसिकली स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। क्लियर हो गई बात। स्टाफ लिख लो, ऐसे बेनिफिट में लिख लो नॉलेजेबल स्टाफ, लिख लिया नॉलेजेबल स्टाफ।
जो भी यहाँ पर स्टाफ्स होंगे वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस स्टाफ होंगे, मतलब वो पहले से अगर वो टेक्नोलॉजिकल कोई भी, अगर मान लो कि वीवो के शोरूम में वो जाते हैं, वीवो के शोरूम में वो सेल कर रहे हैं मोबाइल, तो दे कैन ट्रांसफर देयर जॉब टू एप्पल शोरूम एज वेल। समझ में आई बात? तो बेसिकली टेक्निकल नॉलेज वाले पर्सन हो सकते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होंगे। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला लैक ऑफ वेराइटी। कभी भी स्पेशलिटी स्टोर में आपको मल्टीपल वेराइटीज के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? यू विल नेवर गेट मल्टीपल ऑप्शंस और वेराइटीज लाइक द हाइपर मार्केट in the specialty store. Either if they are selling the technological product, they have that only. If they are selling clothes, they have that only. If they are selling leather products, they have that only. You will never get grocery items in Bata. True? So यहाँ पर varieties आपको कभी भी मिलेगी नहीं। Clear हो गई बात? So we can say कि like they have lack of varieties. They are बेसिकली सेलिंग द सिंगल प्रोडक्ट लाइन, एक टाइप के प्रोडक्ट को ही सेल करेंगे वो ज़्यादातर, और वो वैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कई बार स्पेशलिटी स्टोर में जो लग्जीरियस प्रोडक्ट हो, यानी कि लग्जीरियस प्रोडक्ट भी ये सेल कर सकते हैं स्पेशलिटी स्टोर के थ्रू, और इनके पास नीड बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादातर नहीं होते हैं। ठीक है, नीड बेस्ड नहीं, इनके पास शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स मतलब समझते हो, जैसे कपड़े वगैरह सब शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं जिसको हम प्री प्लान करके खरीदते हैं। कन्वीनियंस जो प्रोडक्ट्स या फिर नीड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम डेली बेसिस पे खरीदते हैं। समझ में आई बात आशुतोष? चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट। डिपार्टमेंट स्टोर्स आर दोज स्टोर्स विच हैव सो मेनी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बट दे डोंट हैव ग्रॉसरी आइटम्स। उनके स्टोर में ग्रॉसरी आइटम्स आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादातर। आई बात समझ में? या तो मिलेंगे भी तो बहुत लिमिटेड होंगे, वो भी पैकेज्ड फूड। बिग बाजार में जैसे आपको चावल दाल ये सब चीज़ें मिलती है, वैसे डिपार्टमेंट स्टोर में नहीं मिलेंगे। और वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होगा, स्टोर डिवाइडेड होगा। एक डिपार्टमेंट मान लो कि कॉस्मेटिक्स देख रहा है, एक डिपार्टमेंट क्लोथ्स देख रहा है, एक डिपार्टमेंट शूज के सेक्शन को देख रहा है, एक डिपार्टमेंट, तो दिस इज डिपार्टमेंट स्टोर। आई बात समझ में ऋत्विक? ठीक है, तो रिलायंस ऑन मार्केट का मतलब क्या है कि आप लोगों को पता है कि कोविड के टाइम पे पैटर्न बदल गया, सबका परचेजिंग पैटर्न बदला। लोग जो थे वो नीड बेस्ड प्रोडक्ट को ज्यादा बेसिकली वैल्यू देने लगे कंपैरेटिवली टू लग्जीरियस प्रोडक्ट। अब इमेजिन करो कि जो स्पेशलिटी स्टोर है, दे आर सेलिंग द लग्जीरियस बैग्स, तो ऑब्वियसली उनका डिमांड मार्केट में हाई रहेगा या लो रहेगा? लो रहेगा। कोविड में लो ही था। इन्फ्लेशन आएगा तो लग्जीरियस प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सिचुएशन क्या होगा कि उसका डिमांड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशलिटी स्टोर इतना ज़्यादा रिलाई करता है मार्केट सिचुएशन पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे, कि कोई भी चेंजेस आएगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्पेशलिटी स्टोर पे पड़ेगा, उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पेशलिटी स्टोर के लॉस में जाने के चांसेस काफ़ी हाई है। लेकिन यही सेम चीज, यही सेम सिचुएशन डिपार्टमेंटल स्टोर, हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट के साथ नहीं है, because they are not only dealing with the varieties of product but they are dealing with the convenience और need based product as well। हो सकता है कि बिग बाजार जाए और सिर्फ खाने पीने की चीजें लें, कपड़े ना लें, पॉसिबिलिटी है। तो एक डिपार्टमेंट अगर लॉस में है डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा डिपार्टमेंट भी लॉस में हो। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट, ये जो आपके रिटेल फॉर्मेट हैं, ये उतना कंपैरेटिवली लॉस में नहीं जाएंगे। मार्केट का जो सिचुएशन है वो उतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा उनके कंडीशन में, लेकिन स्पेशलिटी स्टोर के कंडीशन में मार्केट सिचुएशन इज गोइंग टू इफेक्ट योर स्टोर। आई बात समझ में? तो ये एक बहुत मेजर इसका डिसएडवांटेज है कि अगर स्टोर, जैसे आपको पता होगा कि ऑटोमोबाइल क्या है, जहां पर कार सेल हो तो कार मैन्युफैक्चरिंग सेल करना, ट्रू। कोविड में बिल्कुल ही बहुत ही कम, एक्सट्रीम लॉस में थे ऑटोमोबाइल्स। रीजन बिहाइंड इट इज कि ऑटोमोबाइल खरीदना उस समय उतना जरूरी नहीं था जितना इंसान के लिए खाना जरूरी था, है ना। तो वहां पर अगर वो लॉस में है तो वो लॉस में ही रह जाएंगी, ट्रू। लेकिन डिपार्टमेंट स्टोर के साथ ये सिचुएशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनका कोई ना कोई एक सेक्टर ये जरूर होगा जो बेनिफिशियल होगा। आई बात समझ में? अब जैसे अमेजोन भी है, अमेजोन ने और फ्लिपकार्ट ने कब किया है इंट्रोड्यूस ग्रोसरी? कोविड के टाइम पे, ठीक है। खैर बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये तो पहले भी ग्रोसरी आइटम सेल करते थे, बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने कब सेल करना शुरू किया? इन द टाइम ऑफ कोविड। अब रीजन वाई?
क्योंकि Amazon का भी सेल कहीं ना कहीं लो हुआ होगा, क्योंकि उसने जो भी बाकी प्रोडक्ट्स होंगे वो सेल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन वही ग्रॉसरी एकदम से उनका एक्सट्रीम लेवल पे सेल होना शुरू हो गया, फ्लिपकार्ट का एक्सट्रीम लेवल पे सेल होना शुरू हो गया। तो उनके एक डिपार्टमेंट ने उस पूरे कंपनी के डिपार्टमेंट्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ये पॉसिबिलिटी बाकी फॉर्मेट्स में है, लेकिन यही सेम पॉसिबिलिटी आपके साथ स्पेशलिटी स्टोर में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। महिमा समझ आया? बताओ, खड़ी होके बताओ। यही सब चाहिए था, बेसिक नीड्स की जरूरत थी। हाँ, और ये हमेशा मतलब मार्केट पर हमेशा नहीं बढ़ा था। जब भी मार्केट में थोड़ा सा भी उछाल आता है या इन्फ्लेशन होगा, हाँ, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये हमेशा स्पेशलिटी स्टोर को वर्सली इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलो बैठो, वेरी गुड, बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ। स्पेशलिटी स्टोर्स जो रहता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर के कंपैरिजन में इसलिए उसका डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है, जब कस्टमर का परचेजिंग पावर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली वो लग्जरियस गुड्स की तरफ नहीं जाएगा। पहले अपना बेसिक नीड्स फुलफिल करेगा, उसके बाद फ्यूचर में वो परचेज कर सकता है। इसी वजह से डिपार्टमेंटल स्टोर में जो सारा डिपार्टमेंट रहता है, तो अगर लग्जरियस आइटम नहीं चल रहा है तो बेसिक नीड वाला डिपार्टमेंट उसका चल जाएगा। वेरी गुड। डिपार्टमेंट को भी लॉस नहीं होगा। ये सबको पता है कौन सा स्टोर है, इसका मैंने एडवांटेज बता दिया था। 24/7 ओपन और लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये ओपन रहेगा। इनके पास नीड बेस्ड प्रोडक्ट रहेगा, जो आपको अगर कभी भी इमरजेंसी पड़ता है तो यू कैन परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस प्लेस। और ये इसका ये एडवांटेज हुआ। और इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स इनके पास बहुत लिमिटेड रहेगा। यानी प्रोडक्ट्स क्या रहेगा, इनका लिमिटेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और आपको मल्टीपल वेराइटीज दिखेगा। प्रोडक्ट्स विल बी लिमिटेड एंड प्रोडक्ट्स विल बी कॉस्टली। तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। प्रोडक्ट क्या होगा, लिमिटेड होगा और कॉस्टली होगा, क्योंकि एट द टाइम कोई दूसरा अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आप परचेज करोगे ही करोगे। ट्रू। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि यहाँ पर जो आपके जो स्टोर होगा डिपार्टमेंट, ये आपका जो कन्वीनियंस स्टोर होगा, कन्वीनियंस स्टोर कैसा होगा, ज्यादातर यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लियर हो गया। चलिए, तो दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आपका रिटेल फॉर लिखिए नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट्स। नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट्स, नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट। हाँ, डिस्काउंट स्टोर वैसे स्टोर होते हैं जिसमें हमेशा लो कॉस्ट पे और डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि ब्रांड फैक्ट्री। तो डिस्काउंट स्टोर नाम से सजेस्ट करा आपको हमेशा 24 आवर नहीं 12 मंथ आपका 365 डेज यहाँ पर क्या रहेगा, डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इसके बेनिफिट्स अगर हम बात करें तो क्या है कि पहले लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, लो मार्जिन पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। इनके पास आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, मतलब अगर ये क्लोथ सेल कर रहे हैं तो यू विल गेट द ऑप्शंस ऑफ द वेरियस ब्रांड्स एज वेल। बट इसका डिसएडवांटेज कई बार ये होता है कि इनके पास आउटडेटेड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है इनके पास, आउटडेटेड प्रोडक्ट, डिट्रॉइटेड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और डैमेज प्रोडक्ट मिलने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई होता है आपके डिस्काउंट स्टोर पे। आई बात समझ में? मैं आपके जो स्पेशलिटी स्टोर जैसे आपका मैक्स और डब्ल्यू की बात नहीं कर रही हूँ, वो डिस्काउंट स्टोर नहीं है, क्योंकि उन पे एक टाइम पे डिस्काउंट की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। 365 डेज अवेलेबल नहीं रहता है। वैसे स्टोर जिनमें 365 डेज रहे, हमेशा ही डिस्काउंट रहे, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट स्टोर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए हाँ, फिक्स प्राइस स्टोर जिनमें प्राइस प्रोडक्ट का क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशंस लगता है, या तो उस प्रोडक्ट का वहां पर जो भी कॉस्ट है वो फिक्स रहे, जैसे अगर एक कुर्ता है तो 500 का है तो वो फिक्स्ड रहे, वो भी बहुत लोग समझते हैं फिक्स प्राइस स्टोर। लेकिन फिक्स प्राइस स्टोर का मतलब है जिसमें हर एक प्रोडक्ट का प्राइस ऑलरेडी एक ही प्राइस से फिक्स रहे, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था 99 स्टोर। ठीक है, जिसमें हर एक सामान कितने रुपीज का मिलता है, 99 रुपीज का। ठीक है, लेकिन वो 99 का ही वर्थ का होता है। ऐसा नहीं है कि आपका वो वर्थ होगा 500 रुपए और आपको 99 रुपए मिल रहा है, नहीं। वो जो प्रोडक्ट होगी, जो उसकी क्वालिटी होगी, जो ऑप्शंस होंगे, वो 99 रुपीज के ही वर्थ के होंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट लिखिए नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग, नॉन स्टोर रिटेलिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपके इंटरनेट से पहले कोई नॉन स्टोर रिटेलिंग का कंसेप्ट नहीं था, उस समय भी था, जैसे पर्सनल सेलिंग वगैरह, ये सब आपके नॉन स्टोर रिटेलिंग ही है एक तरीके से। ठीक है, चलिए लेकिन इसमें हम आगे बढ़ते हैं फिर भी।
नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है, इसको लिख लो 2 लाइन। अब देखो नॉन स्टोर रिटेलिंग जो है जिसमें कोई फॉर्मेट प्रेजेंट नहीं है, फॉर्मेट प्रेजेंट नहीं मतलब इस फिजिकली कोई स्टोर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, हाँ वेयर हाउस होगा लेकिन कोई स्टोर प्रेजेंट नहीं है जहां पर आप जा करके शॉपिंग करोगे। ये आपको घर तक ऑप्शन देगा, सामान ला के देगा, लेकिन आपको कहीं विजिट करके शॉपिंग करना है ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे अमेजोन पे विजिट करके शॉपिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन, राइट। सो वी कैन से दैट कि जो आपके नॉन स्टोर रिटेलिंग है वो क्या है, लिखिए इसके बारे में 2 लाइन। नॉन स्टोर रिटेलिंग, नॉन स्टोर रिटेलिंग is a form of retailing in which a firm sells its products without a physical retail store slash space, physical retail store slash space, ठीक है, स्लैश स्पेस। अब ये जो फर्म्स होते हैं वो किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करते हैं? वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स डोर स्टेप, यानी घर तक सामान को पहुंचाते हैं। अब ऑब्वियसली कोई स्टोर प्रेजेंट नहीं है, शॉपिंग नहीं कर सकते, तो वो सामान घर तक लाकर पहुंचाने की सुविधा फैसिलिटीज हमें देते हैं, ठीक है, जैसे अमेजोन वाले घर तक लाके देते हैं, बिल्कुल डोर स्टेप तक देते हैं आपको, है ना। चलिए अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, नॉन रिटेल स्टोर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा कि पहले तो इसमें आपका ये कन्वीनियंस होगा आपके लिए, आप 24/7 कुछ, लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन लगता है कुछ, पर्सनल सेलिंग वाला ऑप्शन वहां पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप कन्वीनियंस के साथ कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, पहला हो गया। सेकंड, हमेशा ही डिस्काउंटेड रेट और मार्केट रेट से प्रोडक्ट का प्राइस लो रहेगा। अमेजोन पे देखा है ना, हमेशा ही प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहता है, लो रहेगा मार्केट के कंपैरिजन में। सो लो प्राइस से प्रोडक्ट अवेलेबल है, हाँ प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा, फर्स्ट चीज। सेकंड क्या रहेगा, प्राइस इसका क्या रहेगा, डिस्काउंटेड रहेगा, वही हम कह सकते हैं कन्वीनियंस होगा आपके लिए, कुछ में एक्सेप्शनल है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हर एक नॉन रिटेल में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। कस्टमर कंप्लेन की सुविधा बहुत स्ट्रांग रहेगी, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी, रिटर्न की फैसिलिटीज आपके पास क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट है कि आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, कई बार इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि शॉपिंग करने के लिए यहाँ से कोई खैतान जाता है तो उसको यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने का पैसा लगता है, टाइम लगता है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको ऑनलाइन में, ये नॉन रिटेल स्टोर में नहीं आएगी, यानी आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप एक स्टोर से दूसरे स्टोर जब तक नहीं जाओगे खैतान में, आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे ना। यहाँ पर एक ही स्टोर, एक ही प्लेटफॉर्म ओपन करो, यू विल गेट मल्टीपल वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको अगर इमरजेंसी में प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आपका ये नॉन स्टोर रिटेल काम नहीं आएगा। जैसे मान लो कि सोनम के घर में शादी है, अब इसको लहंगा परचेज करना है, तो अब इसको तो एट द टाइम चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट डे ही हो, तो इसको तो एट द टाइम चाहिए, तो एक दिन में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, ये बहुत रेयर केसेस में है। खैर अभी अमेजन ने, प्राइम, फ्लिपकार्ट ने प्लस मेंबर के कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसके थ्रू 2 दिन के विदिन आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, लेकिन ये 2-3 दिन तब भी मिनिमम वो टाइम लेते हैं, है ना, ट्रू। और कई बार तो 5-5, 6-6 दिन प्राइम मेंबर्स के लिए भी वो टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आपको 1 घंटे के बाद के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, 1 दिन के बाद के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो नॉन स्टोर रिटेल विल नेवर वर्क, ट्रू। इवन अभी तो मेडिसिन भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, अपोलो में कॉल करो, यू विल गेट मेडिसिन इन योर डोर स्टेप, पर फॉर दैट इवन दे आर टेकिंग 5 to 6 days। अब किसी की मेडिसिन, किसी के ट्रीटमेंट की जरूरत है एट द टाइम, तो उसके लिए वी कैन नॉट रिलाई ऑन द नॉन रिटेल फॉर्मेट, ट्रू। आई बात समझ में। और एक और चीज है, अब ये तो कुछ एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस हो गया, लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें नॉन स्टोर रिटेल की, तो इसमें क्वालिटी को एनालाइज कर पाना मुश्किल है, ट्रू।
ठीक है, खासकर ऑनलाइन के लिए। लेकिन अगर कोई घर पे डोर स्टेप तक प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो हम क्वालिटी एनालाइज कर लेंगे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें, जो हम ऑनलाइन से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन से, यस चंद्रगुप्त सुन रहे हो ना? ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हाँ, और एक और चीज है कि कई बार यहाँ ट्रस्ट इश्यूज भी आते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम, तो वहां पर कई बार ट्रस्ट इश्यूज, नॉन जो आपके रिटेल स्टोर होते हैं वहां पर आप तभी उसी जगह से आप मंगवाओगे सामान जिस साइट पर है ना, जिस पर आपको ट्रस्ट हो। तो ट्रस्ट इश्यूज बोल सकते हैं कि तुरंत से कोई कस्टमर बिलीव नहीं कर सकता है किसी भी ऑनलाइन साइट पर। ट्रू, कई बार जो घर तक आपके प्रोडक्ट आते हैं आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि कल को मैंने मिक्सी ले लिया, घर पे जो सेल करने आया कल को वो खराब हो गया तो कहाँ जाकर पूछेंगे और किससे पूछेंगे? सही बात है ना, कहाँ पर जाके कंप्लेन प्लेस करेंगे? तो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी राइज इन द नॉन रिटेल फॉर्मेट। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कैन बी, बेसिकली हो सकता है ये कि आप रिप्लेस ना कर पाओ, रिटर्न ना कर पाओ सामान को, है ना। कई बार आपने पेमेंट कर दिया, क्योंकि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग में ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन है, पेमेंट कर दिया बट यू डिडंट रिसीव द प्रोडक्ट। सो दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द नॉन रिटेल स्टोर, बट द सेम थिंग इज नॉट विद द रिटेल स्टोर। जो रिटेल स्टोर उनके साथ ही प्रॉब्लम्स नहीं है। सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिटेल स्टोर। चलिए नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। टाइप्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। पहला लिखिए डायरेक्ट सेलिंग। फर्स्ट पॉइंट इसके लिखवा देती हूँ, लिखिए डायरेक्ट सेलिंग। सेकेंड वन इज टेलीमार्केटिंग, ऑनलाइन रिटेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग या वेंडिंग मशीन्स जिसको आप कहते हो। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट सेलिंग, टेलीमार्केटिंग, ऑनलाइन रिटेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग या वेंडिंग मशीन्स, ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग। खैर इन्होंने पता नहीं क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग दिया, जरूरत नहीं है, 5 ही काफी है। डायरेक्ट सेलिंग, टेलीमार्केटिंग, ऑनलाइन रिटेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, दिस वन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन रिटेल। आपके नॉन स्टोर रिटेल का ये बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा पता है क्या यूज़ होता था? डोर टू डोर सेलिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी कई बार जो वेंडर्स वगैरह होते हैं या पेडलर्स होते हैं जो घर में सामान जो है वो क्या लेकर आते हैं, घर तक लेकर आते हैं, पूछते हैं कि सामान चाहिए और फिर वो सामान को शो करते हैं। सो डोर टू डोर सेलिंग बहुत कॉमन तरीका है प्रोडक्ट को सेल करने का। और इस तो यहाँ डोर टू डोर सेलिंग में क्या पॉसिबिलिटी है? जैसे सेल्स पर्सन होता है वो बेसिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें वो दिखाएगा। और वो 1-to-1 इंट्रैक्शन कहते हैं ना, जहाँ पर वो फेस टू फेस इंट्रैक्शन होगा आपका डायरेक्ट, जो दोनों तरफ से पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्वेरीज अगर आपको है, कब तक चलेगा, क्या है, क्या क्वालिटी है, तुरंत से एट द टाइम यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दूस क्वेरीज, ठीक है। और इसके लिए सेल्स मैन जो होते हैं कई बार वो पोटेंशियल कस्टमर्स को चूज करते हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स को चूज करते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर वो एक्वाफायर, वो जो आपको बोल सकते हैं ना फिल्टर्स सेल कर रहे हैं, तो उनको पता है कि दे कैन नॉट सेल इट इन अ स्लम एरियाज। ट्रू, हु आर गोइंग टू अफोर्ड दूस फिल्टर्स? So first they will do for selling filters, first they will filter the consumers that whom they are going to sell these. तो potential customer सारे तो होते नहीं है, तो वो localities को choose करते हैं, है ना। लोकेलिटीज़ को चूज़ कर लिया, ये लोकेलिटी में सेल करना है या सेल करवाना है। कई बार कुछ कंपनीज भी होती हैं जिनका कोई शॉप नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे क्या करती है, सेल करती है ना। यूरेका ने भी ये काम किया था ऐसे। चलिए, तो वो एक एरिया दे दिया भाई कि भाई बोरिंग रोड के एरिया में तुम फिल्टर सेल करो। आई बात समझ में? तो यहाँ पर डोर टू डोर सेलिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग में डोर टू डोर सेलिंग आपका आएगा। सेल्स पर्सन जो होगा वो प्रमोशन भी करेगा प्रोडक्ट का, बताएगा भी, वो ट्रेंड होगा, नॉलेजेबल होगा, ठीक है। और उसके पास क्वालिटी होगा कन्विंस करने का। क्या क्वालिटी होगा उसके पास? कन्विंस करने का।
वो मूवी नहीं देखी थी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आपको कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ साथ ऐसी जो कंपनीज हैं अगर वो डोर टू डोर सेलिंग में बिलीव रखती हैं तो उनको ट्रेनिंग भी अपने सेल्स पर्सन को प्रोवाइड करना है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी? डायरेक्ट सेलिंग में फर्म डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा कस्टमर से, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बेहतर समझा सकता है, और ओवरहेड कॉस्ट है जो रेंट वगैरह देना, स्टोर को मैनेज करना, स्टोर मैनेजर अपॉइंट करना, ये सारे कॉस्ट को कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ट्रू? समझ में आ गई बात? अब डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ फर्दर सेलिंग टाइप है। एक तो 1-to-1 सेलिंग होता है जो घर घर जाके सामान बेचना, एक होता है मल्टी लेवल सेलिंग जो मैंने तुम लोग को बताया था, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन एक कंपनी खोला, वो कंपनी में जो प्रोडक्ट सेल करना है उसके लिए उन्होंने किसी को मेंबर बनाया। अब वो प्रोडक्ट को मेंबर को ही सेल किया तो बाहर वाले को सेल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो मेंबर ने 2 मेंबर को फिर जोड़ा, अब वो जो 2 मेंबर थे उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया, फिर उस दो मेंबर ने 4 मेंबर बनाया। तो दिस काइंड ऑफ साइकिल्स आर गोइंग ऑन। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल सेलिंग या मार्केटिंग कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका क्या है, मेंबर्स को जोड़ते जाओ, कंज्यूमर भी वही, मेंबर भी वही, एम्प्लॉयज भी वही, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयज को नहीं रखना है आपको। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप मेंबर जो होंगे, जैसे मैंने मेंबर में बन गई तो मैं ही प्रोडक्ट को सेल मेंबर बनाऊंगी, फिर उसको प्रोडक्ट सेल कराऊंगी। तो यहाँ एम्प्लॉय का काम भी मैं ही कर रही हूँ, कस्टमर भी मैं ही हूँ, और साथ साथ में मैं परसुएड भी कर रही हूँ सेल करने के लिए, क्योंकि मुझे उससे क्या मिलेगा? कमीशन। क्लियर हो गई बात? तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर जैसे मैंने किसी को मेंबर बनाया तो पहले तो मैं इंटरेक्ट करूंगी उससे, फिर मैं उसको परसुएड करके मेंबर बना दिया। आई बात समझ में? तो यहाँ भी इंटरेक्शन हो रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, तो ये भी डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर द अदर पॉइंट्स, दैट इज